नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीमा कोरेगांव मामले में शरद पवार की बड़ी मुश्किलें जांच आयोग के सामने हुए पेश। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में। नासिक में मनसे के 150 कार्यकर्ता गिरफ्तार, पुणे में 200 हिरासत में। अमित शाह ने बंगाल में भरी हुंकार, बीएसएफ के फ्लोटिंग वोट का किया उद्घाटन। प्रशांत किशोर मिशन बिहार में बदलाव में जुटे, करेंगे 3000 किलोमीटर की पदयात्रा, राजनीतिक पार्टी बनाने से इनकार। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी। एक्शन मोड में पीएम मोदी करेंगे कई मीटिंग्स, कई अहम मुद्दे होंगे शामिल। आज की सबसे पहली खबर शरद पवार से जुड़ी हुई है। भीमा कोरेगांव मामले में शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि काफी वक्त से यह मामला टलता जा रहा था। लेकिन जांच आयोग के कई बार समन के बाद आज शरद पवार न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश हुए। शरद पवार को पुणे में युद्ध स्मारक पर जनवरी 2018 में हुई कोरेगांव हिंसा के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। आयोग ने पहले 2020 में पवार को समन भेजा, फिर इस साल 23 और 24 फरवरी को भी भेजा गया, जिसके बाद पवार ने एफिडेविट 11 अप्रैल 2022 को दायर किया और आज आयोग के सामने पेश हुए। पवार से 2 दिन 5 और 6 मई को पूछताछ होगी। डॉक्टर साहब, भीमा कोरेगांव हिंसा मामला क्या है और शरद पवार की इसमें क्या भूमिका है? देखिए, भीमा कोरेगांव का जो मसला है उसमें 2018 में वहाँ पे एक उत्सव मनाया जा रहा था, एक मीटिंग बुलाई गई थी। 1818 की कहानी है ये, जिसमें महार रेजिमेंट ने मराठाओं को शिकस्त दी थी। उसको लेकर के हिंदुस्तान के तमाम ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहाँ इकट्ठा हुए और उसके बाद इस तरह के भाषणों को वहाँ पे दिया गया, जिससे हिंसा भड़क गई, काफ़ी आगजनी वगैरह हुई। इसके बाद वहाँ पे राजनीति शुरू हुई। एनआईए इस केस को देख रही है और इससे जुड़े हुए लोग नक्सली हैं। रोना विल्सन नाम का एक शख्स जेएनयू के बाहर, जेएनयू का स्टूडेंट था, जिसके लैपटॉप से ये मालूम चला कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। इतनी बड़ी केस है और इसमें जिन लोगों को पकड़ा गया उनके साथ खड़े हो गए शरद पवार। उनके ऊपर लगाया गया देशद्रोह। इन्होंने कहा कि इनके पास पूरी वो जानकारी है कि इसमें जो है भिड़े साहब जो हैं, उनका नाम है, कुछ राइट विंग आरएसएस से जुड़े हुए लोग, उनकी साजिश थी। बाद में पुणे पुलिस ने ये सारे केसेस हटा लिए, सब कुछ खत्म हो गया। अब जब इनके पास ये एफिडेविट दे चुके हैं तो इनको बुलाया गया। अब इनको जब बुलाया गया है तो अब वहाँ पे ये यू टर्न ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई, नेता अपने भाषण में जो कुछ कहता है वो देशद्रोह के हिस्से में नहीं आना चाहिए। अच्छा, अचानक से ज्ञान चक्षु खुल गए इनके। भाई, आपकी सरकार चल रही है, हनुमान चालीसा की बात कहना इतना पाप हो गया कि आपकी सरकार ने उस पर राजद्रोह लगा दिया। अब जब आपके ऊपर बात फंस रही है तो आप कह रहे हो कि मैं राज्यसभा का सांसद हूं, मैं राज्यसभा में उठाऊंगा इस मसले को। तो ये डुप्लिसिटी जो है शरद पवार की, वो चलेगी नहीं। ये शुरू से होता आ रहा है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे शरद पवार जैसे लीडर्स, ये लोग देशद्रोहियों के साथ खड़े नजर आते हैं। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की सरकार अपने रवैये से घिरती नजर आ रही है, मुद्दा फिर चाहे कुछ भी हो। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर मामले में सख्त रवैया अपनाने के बाद उद्धव सरकार एक्शन में आ गई है और मुंबई पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। कोई ठोस सबूत न होने के बाद भी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस ठोका गया था, वैसे ही मनसे के 150 कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और 200 को हिरासत में लिया गया है। इस तरह की कार्रवाई पुणे, ठाणे और नासिक में हुई है। डॉक्टर साहब, ऐसे गिरफ्तारियां करके क्या राज ठाकरे को रोक पाएंगे उद्धव ठाकरे? देखिए, गिरफ्तारी करने से क्या होगा? आज नवनीत राणा जेल से रिहा हो गई, सारे टेलीविजन चैनल पे वो नजर आ रही है।
कि किस तरह से वो बीमार हैं। क्या जुर्म था? कोई जुर्म नहीं था। आपने चार्जेस लगा दिए, राजद्रोह, देशद्रोह, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का आरोप आपने लगा दिया। कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? इसी तरीके से जो तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जितनी ज़्यादा कार्रवाई हो, जितना ज़्यादा एक्शन होगा, अघाड़ी सरकार की साख उतनी ही कमज़ोर होती चली जाएगी। ये सिंपल राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान है। अब उद्धव ठाकरे के सामने बीएमसी चुनाव है और दूसरी तरफ इस तरह से जो हनुमान चालीसा को लेकर के जो लोग सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे, तो आप ये जो दावा करते हैं कि हम गदाधारी हिंदुत्ववादी हैं, तो उन दावों को की पोल पट्टी जो है इस तरह के एक्शन से खुलती है। जी बिल्कुल, एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान है तो वहीं बंगाल की राजनीति का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज बंगाल पहुंचे और सिलीगुड़ी में जोरदार हुंकार भरते हुए इशारों में ममता बनर्जी पर बरस पड़े। बंगाल के बिगड़ते हालातों पर सवाल उठाए, साथ ही बांग्लादेश की सीमा बोट से गए और सीमा का निरीक्षण किया। बीएसएफ के फ्लोटिंग बोट का भी उद्घाटन किया और ममता बनर्जी को पटकनी देने के लिए आगे की रणनीति भी तैयार की गई। डॉक्टर साहब, अमित शाह का ये बंगाल दौरा कितना अहम है और ममता बनर्जी के लिए कितना मुश्किल भरा? देखिए, बंगाल में 1 साल हो गए ममता बनर्जी के चुनाव जीते हुए, और इन 1 सालों में ममता बनर्जी ने इस तरीके का प्रशासन का एक नमूना पेश किया है जिसको एक शब्द में कहा जा सकता है कि यह शर्मनाक है। जिस हिसाब से लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, जिस हिसाब से वहाँ पे जिहादी एलिमेंट जो है वो पनप रहे हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, और तो और जिस हिसाब से चुनाव के बाद वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, वो वाकई शर्मनाक है। लेकिन सवाल गृह मंत्री से भी पूछा जाना चाहिए जी। वो 1 साल के बाद वो वहाँ पहुँच रहे हैं और तरह तरह से आप ममता बनर्जी के ऊपर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने गवर्नर के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया, तो वो क्या संवैधानिक कानून जो है उसका पालन बंगाल में हो रहा है, हाँ या नहीं? आप पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन जनता जब त्रस्त होती है, जनता जब त्राहिमाम करती है किसी स्टेट गवर्नमेंट से, जहां रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, और ये हाई कोर्ट के बयानों के मुताबिक वहां पे जिस हिसाब से ममता बनर्जी चला रही है रूल ऑफ लॉ की जगह वहां पे ममता बनर्जी का कानून चल रहा है, टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है, तो अमित शाह जी को ये बोट के ऊपर टहलने से बेहतर है कि बंगाल की सरकार के खिलाफ कोई कंक्रीट एक्शन लें, ताकि वहाँ जो एक अलग किस्म का कानून चल रहा है वो उस पर पाबंदी लग सके। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ ममता बनर्जी की राजनीति तो दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति। प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ संकेत दिया कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। पीके ने अपना फोकस मिशन बिहार पर रखा है। बिहार में बदलाव और नई सोच की जरूरत की बात करते हुए उन्होंने पार्टी बनाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बिहार को लेकर पीके ने पिछले कुछ दिनों में समाज के हर तबके से बात की है और वो बिहार में नई सोच, बदलाव और सुराज लाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत वो 3000 किलोमीटर पद यात्रा से करेंगे। इसकी शुरुआत चंपारण से होगी, लेकिन बिहार पीके के निशाने पर क्यों है? डॉक्टर साहब, बिहार को लेकर पीके क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, बिहारियों के अंदर राजनीति का कीड़ा होता है और उनको ये समझ में आ गया कि जैसे मैं सबको जितवा सकता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ, वो जीत जाता है, तो अब दूसरे के लिए क्यों बनाए, अपने लिए बनाते हैं जी। तो मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले झूठ बोलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। भाई, लोगों को इकट्ठा किसने कर रहे हो? भजन मंडली तैयार कर रहे हो या वहाँ पे कोई समाज सेवा का कोई कार्यक्रम है? दोनों बात आप कहते हो। आप कहते हो नई सोच, नई ऊर्जा, नई तरीके से सोच करने के बाद जो है बिहार को अग्रणी प्रदेश बनाएंगे, बिहार को नंबर 1 लेके जाएंगे, बिहार में विकास करेंगे। अरे भाई, इसके लिए तो सरकार बनानी पड़ेगी।
चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे? वैसे लालू यादव ने कह दिया है कि इसका यहाँ कुछ नहीं है, एक सेंटेंस में उसको ख़त्म कर दिया गया। खैर, हिंदुस्तान में अधिकार है हर व्यक्ति को राजनीति करने का, लेकिन इस प्रशांत किशोर को देख करके मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल कि इस नटवर लाल ने भी यही काम किया था। आंदोलन कर रहा था और बच्चों की कसम खा करके कहता था कि भाई हम तो राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति जो है कीचड़ है, इसमें जो जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है, उसमें आरोप लगने लगते हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मैं तो जी सिर्फ भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। लेकिन अंदर अंदर सीएम बनने का लड्डू फूट रहा था। बाद में इसने यही काम किया, जो बातें इसने आंदोलन के दौरान कही उससे वो पलट गया। ठीक उसी राह पे प्रशांत किशोर चल रहे हैं। वो पार्टी भी बनाएगा, चुनाव भी लड़ेगा और जनता को फैसला करना है कि भाई कि उसको कितना समर्थन मिलता है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिन की सफल यात्रा को पूरा करके अपने देश लौट आए हैं और लौटते ही पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लौटते ही कई मीटिंग्स में जुट गए हैं और कई अहम मुद्दों पर मीटिंग्स में बातचीत करेंगे, जिसमें एक मुद्दा मानसून और गर्मी का भी होगा, क्योंकि लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विदेश यात्रा से पीएम मोदी भारत के लिए कई डील साथ लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी भारत लौटते ही एक्शन मोड में तो आ गए हैं, लेकिन विदेश यात्रा से भारत के लिए क्या नया लेकर आए हैं? देखिए, इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री दफ्तर उस कुर्सी पे विराजमान है। मनमोहन सिंह अगर अमेरिका जाते थे तो यहाँ से अमेरिका पहुँचने के बाद अगले 1 दिन तक कोई काम नहीं करते थे और वापस आते थे तो 1 दिन जेट लैग, फिर भी कोई काम नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी वो लैंड करते हैं, उसके 1-1.5 घंटे के बाद से कार्यक्रम चालू। अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लंबी लंबी सफ़र करके वो कहीं भी पहुंचते हैं, कोई वक्त नहीं मिलता। पीएमओ के लोग जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके लोग जो हैं वैसे ही परेशान होते हैं, भाई कहाँ आकर के फंस गए। यहाँ तो फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। ये व्यक्ति जो है वर्कोलिक है, 16 घंटा 17 घंटा काम करता है, न सोता है न सोने देता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का स्टाइल है। अब एक तो उन्होंने पूरा परचम लहरा करके वो आए, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और वापस आते ही कर्मठता से वो जो है अपने काम पे जुट गए हैं। अगर इसको दूसरे लीडर्स से अगर आप जोड़ करके देखें, अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये 5 दिन कैंपेन करते हैं तो 2 दिन वीकेंड चाहिए इनको छुट्टी मनाने के लिए। और कहीं वो 2 दिन की छुट्टी के बावजूद जब भी चुनाव होता है 2 महीना 1 महीना ये काम करते हैं, फिर 15-20 दिन के लिए विदेश यात्रा में बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। किसी आइलैंड पे इनका बाकायदा मेडिटेशन का कार्यक्रम चलता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। लेकिन ये बताता है कि अगर आपके पास इतना एनर्जेटिक लीडरशिप है तो सरकार के ऊपर भरोसा लोगों का बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।